बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों ने यह साबित कर दिया कि जिस कदर भी मज़ालम उनके ऊपर ढाए जाएं, वो अपनी जंग आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। हर रोज़ उनके ऊपर बमबारी होती है, उनके बच्चे औरतें शहीद की जाती हैं, लेकिन वो अपनी आज़ादी के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, ईरान ने इसराइल पर ड्रोन अटैक्स कर दिए, लेकिन क्या आने वाले दिनों में ये हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं? मशरिक़ वस्ता किसी जंग की लपेट में आ सकता है, या अक़वाम आलम को इस बात का एहसास है कि यह जंग फैल कर बहुत से ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है? इसराइल के हवाले से जो अमेरिका का एक मौक़िफ़ था, अब उसमें भी तब्दीली होती दिखाई देती है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि इसराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा और कोई जवाबी रद्दमल भी नहीं देगा, और कोई भी फैसला होगा तो अमेरिका के साथ इस सिलसिले में बातचीत भी की जाएगी। ईरान की सपोर्ट रूस ने कर दी है। क्या रूस, चीन और इस वक्त जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये इस जंग के अंदर भी ईरान की मुआवनत कर सकता है, या मामला अब सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा? इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान का इस खित्ते में किरदार क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत किस तरफ जा रही है। क्या ये जो महाजराई बढ़ने की बात की जाती थी, इसमें कुछ कमी लाई जा सकती है? मियाँ नवाज शरीफ का आइंदा का लाएअमल क्या होगा? मियाँ नवाज शरीफ दोबारा काला कोट पहनने वाले हैं और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ कंपेन चलाने वाले, और बरतानिया में बैठ के पाकिस्तानी इदारों को के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को इस वक्त अदालती किस तरफ से मुश्किलात का सामना है? लंदन की अदालत में जो उन्होंने मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें किस किस्म की अब मुश्किलात उनके आड़े सामने आ रही हैं? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान मुशाहिद हसन सैयद साहब। उनसे पूछेंगे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान का किरदार उसमें क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हसन सैयद साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, ये तशवीश पाई जाती है कि ये कहीं जंग बढ़ ना जाए। मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं, ख़ासतौर पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक्स जब किए गए, उसके बाद बहुत सख्त बयानात भी आए, उससे पहले भी अमेरिका के कुछ बयानात ऐसे आए हैं, तो ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि जंग होती नज़र नहीं आती, लेकिन क्या खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये जंग फैल सकती है? यस, इसका खदशा जरूर है, क्योंकि इजराइल के जो हुक्मरान है, खासतौर पर नेतन्याहू, जो जंग हार चुका है फलस्तीन के खिलाफ गाजा में, वो हमास को कुचलने में बिल्कुल नाकाम हुआ है 6 महीने के बाद भी। उसकी कोशिश है कि जंग बढ़ाई जाए, जंग को तवालत दी जाए, क्योंकि अगर जिस दिन जंग खत्म होगी तो उसकी कुर्सी का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका हो या ईरान हो या मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक हो या बड़ी और ताकतें भी हों, चीन, रूस वगैरह, वो नहीं चाहते कि जंग बढ़े। तो मेरे ख्याल में जो अमेरिका ने आज बात की है, बाइडन ने नेतन्याहू के साथ टेलीफोन में गालिबन 25 मिनट की गुफ्तगू हुई है, उसमें बाइडन ने तकरीबन एक किस्म का अल्टीमेटम दिया नेतन्याहू को कि भाई तुमने ईरान पर कोई हमला नहीं करना, और अगर कोई कार्रवाई भी करनी है किसी और किस्म की तो हमसे पहले पूछो, और हम ईरान की आपके साथ जो अगर जंग होती है उसमें हम शामिल नहीं होंगे, शरीक नहीं होंगे। और यही पैगाम जनरल ऑस्टिन जो है वजीर दिफा अमेरिका का, उसने अपने इजरायली हम मनसब को दिया है कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ अमेरिका से संभलेगा नहीं। और अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, बाइडन आगे पीछे ट्रंप से, उसको डर है कि ये यूक्रेन की जंग वो हार रहा है पुतिन के साथ, इधर सर जंग चीन के साथ भी पीछे है, और अब अगर गाजा की जंग ईरान के साथ जंग बन गई तो वो फिर अमेरिका के लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। तो आप समझते हैं कि यानी ये मामला अब यहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत कम हैं? इजराइल में एक अंसर है, नेतन्याहू खुद चाहता है कोई न कोई कार्रवाई करे। मैं समझता हूँ फुल फ्लैट जंग नहीं होगी, लेकिन ये जरूर होगा कि कोई ना कोई शख्स कार्रवाई करे, जिससे वो उसकी बेइज्जती बड़ी हुई है कि पहली दफा किसी ने उनके घर में जाके मारा है उनको, 350 ड्रोन फेंके हैं। 50 साल के बाद पहले किसी दफा हुआ है कि सीरिया और इजिप्ट के बाद जो जंग आई थी वो वाली अपना 73 की अरब इजरायली वॉर, उसके बाद किसी की हिम्मत हुई है, कुव्वत हुई है, जुर्रत हुई है, सलाहियत हुई है कि इजराइल को अपने घर में मारे। तो ये एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ है, और नेतन्याहू कहता था कि मैंने तो इजराइल को नाकाबिल तस्खीर बना लिया है, दिफा के हवाले से हमारा फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, वो तो फेल हो गई है। तो वो उसकी जो निदामत है या उसकी फेस सेविंग है, वो कुछ करना चाहेगा।
मुशर्रफ सही साहब, ईरान के जो मुखालफीन हैं, नाकदीन हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान ने अपनी एम्बेसी पर होने वाले हमले का बदला लिया है। अगर हमास की सपोर्ट करनी होती, फ़लस्तीनियों की सपोर्ट करनी होती, तो बहुत पहले कुछ कदम उठा लिए जाते। क्या आप समझते हैं ये प्रोपेगेंडा है या ये महज तनकीद है? बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। दो पहलू है। एक तो ये आप दाद दें ईरान को, कम से कम उनमें जुर्रत, हिम्मत, सलाहियत और कुव्वत है कि वो इजराइल के खिलाफ ड्रोन भी फेंक सकें, उनके सरजमीन पर हमला करें, जिस पर सब हैरान रह गए हैं, अमेरिका शमूल और बशमूल इजराइल। दूसरी बात है, जो आप बात करें फलस्तीन की, जो लोग लड़ रहे हैं जंग आजादी फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, हमास और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, उनको असला किसने फराम किया, उनको पैसे किसने फराम किए, उनको बड़ी बड़े हथियारात और सारी चीजें किसने दी? ईरान ने दी हैं जी। तो ईरान के बगैर तो वो लड़ नहीं सकते थे। और ये आप दाद दें कि ईरान उनके साथ खड़ा हुआ है, बाकियों तो उनको इजाजत नहीं देते। और 2-3 और ममालिक हैं उसके अलावा, कतर, मलेशिया और तुर्की, जो इनको हमास को तस्लीम करते हैं। बाकी तो आपको पता सारे यरके हुए हैं, वो तो कहते हैं कि जो खूब मारो इनको। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी गलत बात है। अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है या खड़ा हो रहा है या स्टैंड ले रहा है, कम से कम वो यरक के तो नहीं गए ना, हाथ पर हाथ बैठ के या मजम्मत वाली बयान। अब जो फुसफुसे बयान आते हैं मुसलमान हुकूमतों की तरफ से, वो तो शर्मनाक बात है ना। कम से कम एक मुल्क खड़ा है, और मेरे ख्याल में इस किस्म का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा में हकायक के मुनाफी है। रूस का ईरान को सपोर्ट करने का बयान, उसको आप कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल में आपको नजर आता है कि नेटो, अमेरिका, इसराइल एक तरफ होंगे और उनके मद्दे मुकाबल चीन, रशिया और ईरान को इत्तेहाद बन सकता है? एक नया इत्तेहाद तो वैसे ही बन गया है, देखें जी, वो है चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया का। उसमें शाम भी शामिल कर लें, क्योंकि शाम की हुकूमत को भी रूस और ईरानी फौज ने बचाया था, और हिजबुल्लाह ने, तो वो तो बन चुका है। उसके साथ साथ फिर हो सकता है बाद में इराक भी ज्वाइन कर रहे, लेबनान भी ज्वाइन कर ले। ये तो बुनियादी बात हुई है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक डॉक्यूमेंट आया है अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से, एनुअल थ्रेट असेसमेंट, कि इस वक्त दुनिया में क्या से थ्रेट है। 42 सफ़े का है, आप इंटरनेट में देख सकते हैं। उसमें 17 सफ़े जो हैं, 17 सफ़े जो हैं वो है 4 ममालिक के बारे में। और वो कौन 4 ममालिक हैं? चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया। तो बड़ा वाज़ेह है इस वक्त जो तकसीम हो रही है, और एक सियासी तकसीम उससे भी बड़ी है, जिसे हम कहते हैं ना एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, अब उसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। ये जनूब के ममालिक हैं। अब वो भी अब यूक्रेन में अमेरिका के साथ नहीं है, गाजा में भी वो अमेरिका के साथ नहीं है, तो सर्द जंग के चीन के खिलाफ भी वो अमेरिका के साथ नहीं है। तो एक नई आलमी तकसीम पैदा हो रही है। अमेरिका और उसके जो मगरबी ममालिक है, जिसे मैं गोरिस्तान कहता हूँ, ये सफेद फाम ममालिक, ये तनहा है इस वक्त, इसराइल का साथ दे रहे हैं और दोहरे मेयार हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, हमें लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत के, और सबसे बड़े कातिल हैं इंसानी हकूक के और जमहूरियत के, और उनका कोई दीन ईमान नहीं। तो मेरे ख्याल में ये लोगों के सामने वाज़ेह हो गया है, और इसमें मगरबी मीडिया भी शामिल है, माफ करना, कि जो उनका भी किरदार रहा है गाजा के इस नस्ल कुशी पर, कि जिस तरह उन्होंने दौरे मेयार इसराइल की जो दफा किया है, ब्लाइंड सपोर्ट टू इसराइल, तो वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुशर्रफ साहब, अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो बाइडेन के लिए इलेक्शन उसके सर के ऊपर है, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा एडवेंचर अमेरिका भी कर सकता है ताकि डाइवर्ट किया जा सके इलेक्शन कैंपेन को उस तरफ? अमेरिका जंग अफोर्ड करता है? अमेरिका का इलेक्शन जो है ना, वो अंदरूनी दाखिली सियासत की बुनियाद पर होगा, जिसमें मैं समझता हूं कि बाइडेन हार रहा है ट्रंप से, और अमेरिका नई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। 20 साल उन्होंने जंग की है 9/11 के बाद, और अफगानिस्तान में 20 साल की जंग में उन्होंने $2 खरब ज़ाया किए हैं। यानी कि हर रोज 20 सालों में $100 मिलियन उन्होंने अफगानिस्तान में फेंका है। तो वो अमेरिका में अब इतनी हिम्मत नहीं है और इतना पैसा नहीं है, वो बस ड्रोन के जरिए और चीजें गड़बड़ कर सकता है, अदम इस्तेकाम कर सकता है, जंग की सलाहियत नहीं है। और बल्कि अगर जंग, अब तो अमेरिकन ये भी कह रहे हैं कि चीन के साथ खुदा ना खास्ता कोई जंग हो अमेरिका की ताइवान पर, तो अमेरिका वो जंग नहीं जीतेगा, क्योंकि एशिया में अमेरिका ने कभी कोई जंग नहीं जीती। कोरिया, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, इराक, या जंग हारा है या जंग वो न्यूट्रल हुई है। मुशर्रफ साहब, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का इस वक्त किरदार क्या होना चाहिए? ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के इलेक्शंस के बाद
पाकिस्तान के अंदर भी ट्रंप वहाँ पे अगर आ जाते हैं, ट्रंप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कॉल करेंगे, पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदल जाएगा। क्या ये मुदाखलत अमेरिका करेगा पाकिस्तान के मामलात के अंदर? देखिए जी, अमेरिका अगर आप उनको मौका देंगे तो वो करेगा। अब कहते हैं, लोग कहते हैं कि अड्डे की बात हो रही है अमेरिका के साथ। अगर आप अमेरिका को इनवाइट करेंगे पाकिस्तान में, मतलब हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से ठीक नहीं, और अमेरिका की मदद हम मांगते हैं कि काउंटर टेररिज्म में ड्रोन के अड्डे दे देते हैं, या CIA की कोई प्रेजेंस दे देते हैं, या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जैसे ब्लैक वाटर था उस किस्म की इजाजत देते हैं, तो अमेरिका को फिर शय मिलेगी। देखें जी, अमेरिका जो इस वक्त है उनका सारा किस्सा खुद आइसोलेटेड है और खुद उनको बड़ा प्रेशर है। इस वक्त चीन, रूस इस इलाके में हावी हैं, तो हम ऐसे काम ना करें कि अमेरिका को या किसी और मुल्क को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत दें या मौके दें। हम अपने मामला खुद तय करें। हम क्यों कहते हैं कि उनसे पूछो? अब देखें ना, बाइडेन ने टेलीफोन किया या मैसेज भेजा पाकिस्तान को, उसमें उसने इलेक्शन के हवाले से मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तान वजीर आजम को, और उन्होंने कोई इलेक्शन के हवाले से ये भी नहीं कहा कि इलेक्शन बड़े मुनसिफाना और आजादाना हुए हैं। तो उन्होंने ऑन होल्ड रखा, बल्कि डोनाल्ड लू ने बड़ा कहा कि इसके ऑडिट भी होना चाहिए। तो उस हवाले से देखें ना, हम अपना ही मामला जो है अगर अमेरिकी कांग्रेस में डिस्कस हो रहे हैं या इंटरनेशनली डिस्कस हो रहे हैं, वही मसले हम खुद तय कर लें, मिल बैठ के। हम मोदी से बात करने को तैयार हैं, इंडिया से तिजारत करने को तैयार हैं, TTP से बात करने को हमारे फौजी जर्नैल जाते हैं, काबुल जाके बात करते हैं। तो अपने लोगों से क्यों नहीं बात करते जो सियासी लोग हैं, चाहे जिनको जो भी बुरा लगे, अगर उनकी अवामी हमायत है तो उसका मैंडेट तस्लीम करें हम। तो ये हमारी कोताही है। माजी में भी हमने ये किया, मियां साहब को भी निकाला आपने सॉफ्ट कू के जरिए, फिर उसके बाद उनको फिर वापस लेके आए। तो ये फिर अब नई गलतियां करें मलिक साहब, पुरानी गलतियां ना दोहराएं, मैं तो ये कहूँगा। कुछ ऐसा लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी बहरान है ये ख़त्म होगा? ये जिसकी चीज़ के जिक्र आप कर रहे हैं कि हमें पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, ऐसे हालात आपको नज़र आते हैं कि कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं, कहीं बातचीत हो सकती है, कहीं नफ़रतें कम हो सकती हैं, किसी एक टेबल पे सियासतदान आकर बैठ सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपके रवैये में तब्दीली होनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। और माशाल्लाह, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इमरान खान साहब हो, या चाहे बाकी सियासी क़यादत हो जो उसको हुकूमत में है, सब माशाल्लाह बेसिक पॉलिसीज पर यू टर्न करने को तैयार होते हैं, और यू टर्न किए भी है उन्होंने। तो ये नहीं कि कोई फिक्स पोजीशन है। वही इमरान खान ने पिछले हफ्ते कहा था कि मैं हर एक से बात करने को तैयार हूं, हालांकि उसने चार्जशीट भी किया। तो मेरे ख्याल में हर एक को पता है जमीनी हकायक क्या है, हर एक को पता है अपनी लिमिटेशंस क्या है, किस हद तक जा सकते हैं, और हर एक को ये भी पता है कि पाकिस्तान के मसले का हल एक पार्टी, एक शख्स, एक हुकूमत, एक इदारा अकेले नहीं कर सकता। हमें मिलजुल के करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जरूर हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसी कौमी हुकूमत पे कोई राजी हो सकेगा? कोई बिल्कुल हो जाएगा। आपने देखा ना वो SIFC की मीटिंग में, आपने देखी नहीं, फोटो नहीं देखी थी आपने? चारों वजीर आला इकट्ठे बैठे थे, और जनरल आसिम मुनीर भी बैठे हुए थे वजीर आजम के साथ और दूसरे लोगों के साथ। उसमें PTI का वजीर आला, नून की वजीर आला, पीपल्स पार्टी के वजीर आला सब मौजूद थे, और एक ही सफ में खड़े थे महमूद और अयाज, बड़े शौक से, बड़े खलूस के साथ, बड़े आराम से, और कोई मसला नहीं था आपस में गुफ्तगू करने का। ठीक है, वो फौजी अम्ब्रेला में खड़े थे, खाकी अम्ब्रेला में खड़े थे, तो बड़ी अच्छी बात है। चाहे खाकी अम्ब्रेला के जरिए वो एक सफ में खड़े हो गए, तो जिस तरीके से भी हुए तो खड़े तो हो गए ना। तो इसका मतलब है अगर SIFC स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में वो एक अम्ब्रेला में आने को तैयार हैं, तो बाकी इश्यूज पर क्यों नहीं आएंगे? लेकिन मुझे ऐसा आप नहीं समझते कि 9 मई जो है वो इस वक्त जो है बहुत बड़ी खलीज है PTI की लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान के माबैन, उसको हल किए बगैर शायद 2 कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 9 मई के वाक़यात भुलाए जा सकते हैं, उन पे माफ़ी हो सकती है, उससे आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे ख्याल में हमेशा हम मुसलमान हैं, तौबा की गुंजाइश मौजूद है हर चीज में। 2017 में जब निकाले गए थे मियां साहब, और जब जरदारी साहब के बारे में वही इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती थी कि सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है, ये इनका वापसी आना नामुमकिन है। वो इल्जाम लगा था, आपको याद है, जरदारी साहब के खिलाफ 460 अरब डॉलर की करप्शन हुई है। मियां साहब के खिलाफ इल्जाम लगा था नैब ने कि 400 अरब रुपए का उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में की है। तो अब देखें क्या हुआ, एक सदर बन गए हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, दूसरे वजीर आजम उनके भाई साहब बैठे हुए हैं इधर इस्लामाबाद में। तो मेरे ख्याल में लोगों में गुंजाइश है
अपने रवैये चेंज करने की और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करने की, ताकि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल हो सकता है, कोई फाइनल चीज़ नहीं। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, जो भी हो, इदारों से लड़ना गलत है। चाहे सुप्रीम कोर्ट से पहले हमारे लोग लड़ते रहे या ये लोग जो है पीटीआई वाले फौज से लड़ते रहे। ये लड़ाई ना जीतने वाली लड़ाई है, अनविनेबल वॉर है, ये होनी नहीं चाहिए और इदारों के साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर किसी जगह खामी है या कोताही है, आप पॉइंट आउट करें और आप मिल के काम करें। सब ने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत में भी आए हैं, सब ने एस्टेब्लिशमेंट से फायदा भी उठाया है। तो अब जो रंजिशें हैं उसको दूर करें। मुल्क का सवाल है, इट इज अबाउट पाकिस्तान। 25 करोड़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम वो माजी की तरह फंसे ना रहें, कुछ दे डिजर्व मच बेटर। तो ये हमारी सियासी क़यादत अगर नहीं प्रोवाइड करेगी तो फिर ये सब फारग हो जाएंगे, क्या फायदा होगा। मुशैर साहब, मुशैर साहब, आपने हुकूमतों को बड़े करीब से देखा है, आप हुकूमतों में खुद शरीक भी रहे हैं। इस वक्त जो बात की जाती है जी, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर आ जाए तो फिर शायद अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है। मौजूदा हुकूमत को थ्रेट्स हैं कोई या अपनी मुद्दत पूरी करेगी? बिल्कुल कोई नहीं कह सकता इस वक्त। ये हाइब्रिड प्लस निजाम है। हाइब्रिड प्लस, पहले हाइब्रिड था, पहले था जी ट्रॉयका था, फिर हाइब्रिड हो गया, अब हाइब्रिड प्लस है। इस वक्त वो फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है और उसमें सब साथ चलते हैं। अच्छी बात है जो कॉमन इश्यूज पर हैं, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, अभी आप देख लें कि 4-5 हफ्ते में क्या हो गया है। आप अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि आपने इस्लामाबाद का आईजी कहाँ लगाना है। अगर वफाकी हुकूमत जो चचा के हाथ में है और वो कहती है कि नया आईजी आए और भतीजी कहती है कि नहीं आईजी मैं नहीं आने दूंगी, ये फैमिली के अंदर मसला है या उसी पार्टी के अंदर मसला है या उसी हुकूमत के अंदर मसला है? ये छोटे छोटे मसले हम हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही है कि हमें फिर कोई आएगा छड़ी लेके, ओके डू दिस डू दैट, सिट डाउन सिट अप, यही होगा ना। हमने कोई सबक नहीं सीखा माजी की तारीख से और हमने शो नहीं किया कि हमारे में कायदाना सलाहियत है या इतना बड़ा दिल है कि हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अवाम की खिदमत भी करें और फैसले करें। हम अपनी कबायली सोच, अपनी जो सोच है पार्टी कह लें, खानदान कह लें, उससे ऊपर नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली। मुशैर साहब, आखिरी चीज आप जी अभी हो रही है, आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि ये जो अक्सर कहा जाता है कि ये जो इस वक्त सियासी हुकूमत है शायद आखिरी सियासी हुकूमत होगी, उसके बाद फिर कुछ सालों के लिए हमें आमरीत का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म के खदशात महज वहम है या कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है? अभी तो कोई इम्कान नहीं किसी जनरल आइंदा खान का आने का कि वो कहे मेरे अजीज हमवतनों, लेकिन हम हालात ऐसे ना क्रिएट करें। सबसे बड़ा मसला होता है जब भी कोई आया है आमरीत का दौर, उसमें बुनियादी अंसर क्या होता है कि उसके लिए आने में हालात साजगार होते हैं कि सियासी जमातों में आपस में रूल्स ऑफ द गेम नहीं होते। अगर मेरे से ज्यादती हुई है, मैं अगर हुकूमत में था तो मैं कहूंगा कि मैं मलक साहब को नहीं छोड़ूंगा कि आपकी बारी आई है तो आपसे मैं बदला लूंगा। और ये जो है ना कबायली सोच, मैं पेशावर गया था पिछले दिनों तो उन्होंने कहा शाह साहब आप हमें कबाइल कहते हैं, कबायली सोच तो आपके इस्लामाबाद में है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कि सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी में तस्लीम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो हम सबक सीखें, अभी भी अच्छा मौका है। आर्मी टाइम दे रही है, आर्मी का कोई इरादा नहीं कि टेक ओवर करने का, बल्कि आर्मी फैसिलिटेट कर रही है। तो आप उनसे मिलजुल के चलें और अपने लिए स्पेस पैदा करें। कैसे? अच्छी गवर्नेंस से, अच्छी पॉलिसी से, और पॉलिसीज खुद बनाएं। देखें ना, कुछ पॉलिसी तो हम आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, आप कंट्रोल करें। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला कौमी सलामती का सिविलियन ने किया। भुट्टो ने बॉम्ब प्रोजेक्ट शुरू किया, मियां साहब ने बॉम्ब मुकम्मल किया। किसी फौजी ने नहीं कहा कि ये बॉम्ब बनाओ, ये बॉम्ब ना बनाओ। तो इतना बड़ा हम फैसला कर सकते हैं सियासी क़यादत वाले सिविलियन इलेक्टेड लीडर, तो अब क्यों नहीं कर सकते? मुशैर हसन सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मुशैर हसन सैयद हमारे साथ मौजूद थे। जैसे उन्होंने कहा कि सियासतदानों को मिल बैठ कर फैसले करने होंगे। बड़े बड़े फैसले अगर किए जा सकते हैं तो ये छोटे फैसले क्यों नहीं किए जा सकते। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे लंदन, जहाँ से हमारे साथ बैरिस्टर राशिद असलम और सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद मौजूद होंगे। पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हिकमत अमली क्या है, मियाँ नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, लंदन से जो सोच कर आए थे उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका। और साथ ही साथ बाहर बैठे हुए मेजर आदिल राजा जिस किस्म की कैंपेन चला रहे थे, उनको अब अदालतों से सख्त मुश्किलात का सामना है और वो भी लंदन में। क्या ये मुश्किलात बढ़ेंगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।